वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकबरा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री को परवान चढ़ गया है। इस खींचतान में बीजेपी उस योगी आदित्यनाथ से डर रही है जिस योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में यूपी का चुनाव जीतकर सूबे में भगवा का मान बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जिनके कद के आगे यूपी का कोई भी नेता नहीं टिकता है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो योगी के समर्थक उन्हें पीएम मोदी की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को संघ का पसंदीदा नेता माना जाता है। संघ भी यही चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी का उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए, लेकिन यही बात मोदी और शाह को पसंद नहीं है, क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ को आरएसएस पसंद करता है उनमें बीजेपी का भविष्य देखता है और आगे चलकर मोदी की जगह पर बैठाना चाहता है, उसे बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी में जगह नहीं मिलती। इससे साफ जाहिर हो रहा है मोदी नहीं चाहते कि उनकी जगह पर कोई दूसरा दावेदार बने। अब जिस चेहरे के दम पर संघ पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करना चाहता है, उसे योगी आदित्यनाथ को किनारे करने का मतलब ही है कि मोदी जी और शाह जी के आगे संघ का कोई बस नहीं चल रहा। यानी संघ की अपनी ताकत मोदी शाह की जोड़ी के आगे कमजोर पड़ रही है। यानी मोदी अब आरएसएस की नहीं सुन रहे। मोदी के सामने आरएसएस का कद छोटा होता जा रहा है। मोदी की ताकत के सामने संघ बिल्कुल लाचार नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने केवल आदित्यनाथ को ठिकाने लगाया है, बल्कि बीजेपी ने आरएसएस के बेहद करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी को भी संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया है। गडकरी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको मोदी सरकार में सबसे काबिल नेता के तौर पर देखा जाता है। उनकी छवि एकदम बेदाग और बेबाक है। साफ तौर पर कहा जाए, मोदी को बार बार गडकरी से चुनौती मिल रही थी। उनके दर्जनों ऐसे बयान मौजूद हैं जिससे पता चलता है गडकरी मौजूदा हालात में मोदी के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में मोदी को चुनौती देने वाला अगर कोई नेता है वो नितिन गडकरी माने जाते हैं। इसी तरह से हालिया चंद सालों के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपना कद काफी बढ़ाने लगे थे, लिहाजा शिवराज को भी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। गडकरी और शिवराज की जगह पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और असम से सोनोवाल को शामिल किया गया। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी बीएस येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में जगह दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी जैसे तेजी से उभरते नेता बीजेपी की आंख में खटकने लगे हैं? आखिर कैसे बीजेपी के संघ के चहेते नेताओं को किया गया दरकिनार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ बीजेपी में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक धार्मिक पहलू भी है। वो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ एक महंत भी हैं। इससे भी उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। मोदी के बाद अब उन्हीं को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन शायद यही बात सत्ता के मठाधीशों को खटक रही है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उस मुकाम पर कोई पहुंचे। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने उन तमाम पहलुओं पर गौर किया है जिससे बीजेपी और संघ के खराब होते रिश्तों का पता चलता है। दरअसल 2 साल के भीतर ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से जितनी भी सीटें बीजेपी जीतने वाली है उसका सारा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर टिका हुआ है। इसके बावजूद भी बीजेपी के सबसे ऊंचे मुकाम यानी संसदीय बोर्ड में उन्हें जगह नहीं मिलने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के अपने शीर्ष निकाय पर हुए इतने बड़े बदलाव के बावजूद योगी को संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली। योगी के अलावा गडकरी और शिवराज को भी किनारे लगा दिया गया, जबकि शिवराज और गडकरी दोनों ही संघ के पसंदीदा नेता माने जाते हैं। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के पेश नज़र बीएस येदियुरप्पा को जगह दी है, क्योंकि अगले साल के अंत तक कर्नाटक में चुनाव होने की संभावना है। स्वाति चतुर्वेदी ने अपने लेख में बताया कि येदियुरप्पा पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले सीएम मुंबई की कर्नाटक सरकार भाजपा के मुताबिक उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए पार्टी ने जरूरत के मुताबिक येदियुरप्पा के सहयोग से कर्नाटक में पार्टी को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी उन झगड़ों को भी दबाना चाहती है जो अक्सर खुलकर सामने आ जाते हैं। इसी वजह से येदियुरप्पा का कद बढ़ाया गया। सर्बानंद सोनोवाल को भी इसलिए संसदीय बोर्ड में तरजीह दी गई क्योंकि उन्होंने पिछले साल मई में महंत बिस्वा शर्मा के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। शायद उनके उस त्याग का यही एक मुआवजा है। इस वक्त भाजपा के ज़माने के एक बस मात्र नेता राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड में बचे हुए हैं, जो इस वक्त भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी जमाने में सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण अडवाणी को समर्थन दे चुके थे। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार को राजनीति में बढ़ावा देना चाहते थे और ये बात मोदी को मंजूर नहीं है। उनके लिए या तो राज्यपाल का पद या मार्गदर्शक मंडल होगा। स्वाति चतुर्वेदी ने अपने कॉलम में एक भाजपा नेता के हवाले से लिखती हैं कि नितिन गडकरी का हटाया जाना भाजपा के अंदरूनी सूत्रों या किसी भी राजनीतिक पर्यवेक्षक के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि उन्हें बता दिया गया है कि अब उनका वक्त पूरा हो गया है। स्वाति चतुर्वेदी अपने के हवाले कहती हैं कि गडकरी हमेशा ही अपने नागपुर कनेक्शन का दिखावा करते थे। हर हफ्ते आरएसएस मुख्यालय जाते थे, जो केंद्रीय नेतृत्व को अच्छा नहीं लगता था। केंद्रीय नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी। मोदी अब संघ में सभी अहम फैसले ले रहे हैं और आरएसएस नितिन गडकरी को सत्ता समीकरणों से बाहर निकलते सिर्फ देख ही सकता है। संघ के चहेते नेताओं में फडणवीस भी शुमार है, लेकिन उनको अपमान का घूंट पीने के लिए महाराष्ट्र सरकार का डिप्टी सीएम बना दिया गया। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर महाराष्ट्र में भाजपा शिंदे की सरकार बनाने में उनका अहम रोल रहा है। इनके इनाम के तौर पर फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें शामिल किया गया है। स्वाति चतुर्वेदी लिखती हैं कि योगी आदित्यनाथ की जिस तरह अनदेखी की गई है वो निश्चित ही बीजेपी के आज के बदलाव की बोल्ड फेस हेडलाइन है। हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में उनका बढ़ता कद पीएम मोदी और अमित शाह को रास नहीं आ रहा है। ये एक सच्चाई है कि शिवराज सिंह चौहान और बसवराज एस मुंबई समेत अन्य मुख्यमंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ का अनुकरण करने की कोशिश की है। यहाँ उन्हें एक शासन के शुभंकर के रूप में उद्धृत किया है। निश्चित तौर पर इन तारीफों की वजह से योगी आदित्यनाथ को अपने शीर्ष बॉस से कोई ब्राउनी पॉइंट यानी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला है। उनके अनुसार पार्टी के स्टार और मुख्य प्रचारक के रूप में पीएम मोदी को ही बना रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को मोदी की विरासत के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में प्रमोशन किया जाना भी उतना स्वागत योग्य नहीं है। इनमें से अधिकांश को काफी सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी अपार लोकप्रियता साबित कर दी है। गंगा में तैरती लाशों की ना भूला सकने वाली तस्वीरें और डेल्टा लहर के कुप्रबंधन के बावजूद उन्होंने शानदार तरीके से चुनाव जीता। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जिन पर लगाम लगाना मुश्किल है और उन्हें काफी सावधानी से संभालना होगा। 5 दिन पहले भाजपा के एक वरिष्ठ अधिकारी सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर बंसल 7 साल से यूपी में तैनात थे। योगी आदित्यनाथ का उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। योगी आदित्यनाथ खुश थे जब सुनील बंसल लखनऊ से बाहर चले गए और उन्हें पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी महासचिव बनाया गया। इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता संभालने की इच्छुक है। स्वाति चतुर्वेदी सूत्रों के हवाले से कहती हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को एहसास होगा कि उनकी जीत बहुत छोटी अवधि की थी और मोदी ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में दरअसल एक संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी का मतलब मोदी और मोदी का मतलब बीजेपी होगा। पार्टी में ही होगा जो मोदी की मर्जी होगी और सबको उन्हीं का हुक्म मानना होगा। चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर गडकरी और शिवराज, जो भी मोदी से आगे उड़ने की कोशिश करेगा उसका पर कुतर दिया जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में सुदर्शन पाकिर ने भी क्या खूब फरमाया है। तेरी आंखों में हमने क्या देखा, तेरी आंखों में हमने क्या देखा, कभी कातिल कभी खुदा देखा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल माला अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मैंने काशी उजाड़ दी है।